हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हाल नॉलेज वाइट फ्यूचर पर। और आज हम बात करने वाले हैं झील की। झील का नाम सुनते ही हमारे मन में बहुत से विचारों का जन्म होता है और वहाँ घूमने और वहाँ के मनोरम दृश्यों को देखने की हम कल्पनाएं करने लग जाते हैं। मगर आप सोचिए, यदि आप पहाड़ों के बीच किसी सुंदर झील को घूमने के लिए गए हों और अचानक आपको वहाँ पर कई सारे नरकंकाल दिख जाएं, तो आप क्या करेंगे? हिमालय की रूपकुंड झील की कहानी कुछ ऐसी ही है। रूपकुंड झील को कंकालों की झील के नाम से भी जाना जाता है। यह समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट यानी 5,029 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह झील हिमालय की 3 ऊंची चोटियों के बीच में स्थित है। ये त्रिशूल जैसी दिखने के कारण इन्हें त्रिशूल नाम से भी जाना जाता है। त्रिशूल को भारत की सबसे ऊंची चोटियों में गिना जाता है, जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। लगभग आधी सदी से मानव वैज्ञानिक इन कंकालों का अध्ययन कर रहे हैं। सन 1942 में यहाँ पर ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड को सैकड़ों नरकंकाल मिले थे। यह झील पूरी तरह मानव कंकालों और हड्डियों से भरी थी। इन्हीं रहस्यमय घटनाओं के कारण इस झील को रहस्यमय कहानियों के नाम से जाना जाता है। इतने सारे कंकालों और हड्डियों को देखकर ऐसा आभास होता है कि शायद पहले यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ बहुत बुरा हुआ था। इतनी संख्या में मिले नर कंकालों के कारण यह झील पर्यटकों के लिए जिज्ञासा का कारण बनी हुई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड की सरकार इसे रहस्यमय झील के तौर पर बताती है। यह झील साल के ज़्यादातर वक्त तक जमी रहती है, लेकिन मौसम केंद्र के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। यानी कभी इसका आकार बड़ा हो जाता है, कभी इसका आकार छोटा हो जाता है। जब झील पर जमी बर्फ पिघल जाती है, तब ये इंसानी कंकाल दिखने लगते हैं। कई बार तो इन हड्डियों के साथ पूरे इंसानी अंग भी मिले हैं, जैसे कि शरीर को अच्छी तरह से सुरक्षित कर रखा गया हो। अभी तक यहाँ 600 से 800 लोगों के कंकाल पाए गए हैं। ये कंकाल किन लोगों के हैं? इन लोगों की मौत कैसे हुई? इतने सारे लोग कहाँ से आए? यह एक रहस्य है। पुरानी कहानी के अनुसार यह बताया जाता है कि ये कंकाल भारतीय राजा, उनकी पत्नी और सेवकों के हैं। 870 साल पहले यह सभी लोग एक बर्फीले तूफान का शिकार बन गए और यहीं दफन हो गए। लेकिन कुछ लोगों ने यह अनुमान लगाया कि हो न हो यह सभी नरकंकाल जापानी सैनिकों के होंगे, जो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन पर आक्रमण करने के लिए हिमालय के रास्ते घुसते समय मर गए होंगे। उस वक्त जापानी आक्रमण के भय से ब्रिटिश सरकार ने तुरंत इन नरकंकालों की जांच के लिए एक वैज्ञानिक टीम को बुलाया। जांच के बाद पता चला कि यह कंकाल जापानी सैनिकों के नहीं थे, बल्कि ये कंकाल तो और भी ज़्यादा पुराने हैं। इसके बाद समय समय पर इन कंकालों का परीक्षण के आधार पर वैज्ञानिकों के मत अलग अलग निकलकर सामने आए। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्षों पहले यहाँ पर कई लोगों की मृत्यु हिमस्खलन के चलते हुई। एक और लिखित कहानी के मुताबिक इनमें से कुछ कंकाल भारतीय सैनिकों के हैं, जो कि 1841 में तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें हराकर भगा दिया गया था। इनमें से 70 से ज़्यादा सैनिकों को हिमालय की पहाड़ियों से वापस आना पड़ा और रास्ते में उनकी मौत हो गई। दूसरे वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कब्रगाह हो सकती है, जिसमें लगभग 400 साल से भी अधिक प्राचीन कब्रगाह है। कहा जाता है कि ये लोग पूर्वी भूमध्य सागर के लोग हो सकते हैं, जहां किसी महामारी के शिकार हुए लोगों को दफनाया गया। रूपकुंड झील में नरकंकाल क्यों और कैसे आए, इस पर वैज्ञानिकों का मत एक समान नहीं है।
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिमालय पर्वत पर रहने वाली महिलाओं के एक प्रसिद्ध लोकगीत में एक माता का वर्णन आता है। इसमें बताया जाता है कि कैसे यहाँ पूजी जाने वाली नंदा देवी ने एक लोहे जैसा सख्त तूफान खड़ा किया, जिसके कारण झील पार करने वालों की मौत हो गई और वे वहीं झील में समा गए। ये इसलिए हुआ क्योंकि नंदा देवी माताजी बाहर से आए लोगों पर गुस्सा करती थीं, जो यहाँ आकर पहाड़ की सुंदरता में खलल डालते थे। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। इस पहाड़ी की चोटी का नाम नंदा देवी के नाम पर ही रखा गया है। कंकालों को लेकर किए गए शुरुआती अध्ययनों से पता चलता है कि यहाँ मरने वाले अधिकतर लोगों की ऊंचाई सामान्य से थोड़ी ज़्यादा है। इनमें से ज़्यादा मध्य आयु के व्यक्ति थे, जिनकी आयु 35 से 40 साल के बीच थी। इनमें उम्र दराज महिलाओं के भी कंकाल हैं, लेकिन बच्चों का कोई भी कंकाल नहीं है। इन सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहा होगा। साथ ही आमतौर पर ये माना जाता है कि ये कंकाल एक ही समूह के लोगों के हैं, जो कि 9वीं सदी के दौरान किसी अचानक आई आपदा के दौरान मारे गए थे। हालांकि 2004 में हुए एक अध्ययन ने इस झील से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए। इस अध्ययन के जरिए यह पता चला कि ये कंकाल 12वीं से 15वीं सदी के बीच के थे। डीएनए जांच के बाद कई नई चीज़ें सामने आईं। यह भी पता चला कि इन कंकालों का संबंध अलग अलग भौगोलिक जगहों से था। अंत में वैज्ञानिकों ने बताया कि काफ़ी समय पहले इन लोगों की मृत्यु किसी भारी गेंद जैसे आकार की चीज़ों का सिर पर गिरने से हुई थी। गौरतलब बात है कि 2004 में हुए रिसर्च में यह बात सामने निकल कर आई थी कि अचानक हुए भयंकर ओलावृष्टि से इन लोगों की जानें गई होंगी। किसी का कहना है कि यह कंकाल किसी एक समूह के नहीं बल्कि 2 घटनाओं में मारे गए लोगों के हो सकते हैं। किसी का यह भी कहना है ये 400 साल से भी अधिक पुराने हैं और ये अवशेष किसी तीर्थयात्री दल के थे। इन्हीं घटनाओं के कारण इसे रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता है। इस झील में एक अरसे से इंसानी हड्डियां बिखरी हुई हैं। एक हाल ही के अध्ययन में यह कहा गया है कि ये सभी कयास शायद सच नहीं हैं। इस अध्ययन में भारत समेत जर्मनी और अमेरिका के 16 संस्थानों और 28 सह लेखक शामिल रहे हैं। वैज्ञानिकों ने जेनेटिक रूप से और कार्बन डेटिंग के आधार पर झील में मिले 38 इंसानी अवशेषों का अध्ययन किया। इनमें 15 महिलाओं के अवशेष हैं। इनमें से कुछ 112 साल पहले के हैं। अध्ययनकर्ताओं ने पाया कि मरे हुए लोग जेनेटिक रूप से अलग अलग हैं और इनकी मौतों के बीच में 1000 साल तक का अंतर है। अध्ययन की मुख्य लेखिका ईडे ओइन हार्ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी की छात्रा हैं। वे कहती हैं, इससे वे थ्योरी खारिज हो गई जिसमें यह कहा गया था कि किसी एक तूफान या आपदा में ये सभी मौतें हुई हैं। अभी भी यह साफ स्पष्ट नहीं है कि इस झील में आखिर क्या हुआ था, लेकिन हम यह जरूर कह सकते हैं कि ये मौतें किसी एक घटना से नहीं हुई हैं। इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि जेनेटिक स्टडी से पता चला है कि ये लोग अलग अलग मुल्क या देश के थे। मतलब इनमें एक समूह के लोगों के जेनेटिक मौजूदा वक्त में दक्षिण एशिया में रहने वाले लोगों के जैसे हैं, जबकि दूसरे समूह के लोगों के जेनेटिक मौजूदा वक्त में यूरोप के लोगों से मिलते हैं। ख़ास तौर पर ये लोग यूनान के द्वीप क्रीट में रहने वाले लोगों के जैसे हैं। साथ ही दक्षिण एशिया में आने वाले लोग भी एक ही आबादी का हिस्सा नहीं लगते। हार्ने कहती हैं कि जेनेटिक के आधार पर इनमें से कुछ इस उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के लोगों से मिलते जुलते हैं, जबकि अन्य दक्षिण समूह के लोगों से मिलते जुलते हैं।
तो ऐसे में क्या दो अलग अलग समूह के लोग कुछ 100 वर्षों के अंतराल पर इस झील के दौरे पर गए थे? क्या इनमें से कुछ किसी एक घटना में मारे गए? ये झील किसी ट्रेड रूट पर नहीं पड़ती है, यानी व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली रास्तों का हिस्सा नहीं थी। इस जगह पर न तो हथियार मिले और न ही कोई व्यापार का सामान मिला है। बस इतना है कि इन कंकालों में ऊन से बने बूट, लकड़ी के बर्तन, घोड़े की हड्डियां और सूखा चमड़ा आदि भी मिले हैं। जेनेटिक अध्ययनों में इनमें से किसी एक प्राचीन बैक्टीरियल जीवाणुओं का पता भी नहीं चलता जिसे यह माना जा सके कि किसी खास बीमारी की वजह से ये लोग मारे गए थे। झील के रास्ते में पड़ने वाले तीर्थ स्थल से शायद इस बात का स्पष्टीकरण मिलता है कि लोग इस यात्रा के लिए इस इलाके में क्यों आए होंगे। अध्ययनों की माने तो 19वीं शताब्दी के आखिर तक इस इलाके में तीर्थ यात्रा के कोई पुख्ता सबूत या प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन 8वीं और 10वीं सदी के स्थानीय मंदिरों में मिले शिलालेख इस ओर इशारा करते हैं कि यहाँ उस दौर में लोग तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जगह पर कुछ कंकाल उन लोगों के भी हो सकते हैं जिनकी मौत किसी तीर्थ यात्रा के दौरान हुई होगी। लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि पूर्वी भूमध्य सागर के लोग भारत के हिमालय की इन ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद झील पर क्या करने आए थे। इस बात की उम्मीद कम जान पड़ती है कि यूरोप के लोग इतना लंबा सफ़र तय करके एक हिंदू तीर्थ यात्रा में हिस्सा लेने के लिए रूपकुंड पहुँचे होंगे। तो क्या हो सकता है कि पूर्वी भूमध्य सागरीय पूर्वजों जेनेटिक रूप से अलग आबादी या पीढ़ियों से इस इलाके में रह रहे होंगे। हॉर्ने कहती हैं कि हम अभी तक इन तमाम सवालों के जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अब फाइनली हम इस वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स और लाइक करके ज़रूर बताएं। अगर आपका सहयोग हमारे साथ रहेगा तो हम आपको ऐसे ही रोचक जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।